हेलो एवरीवन। तो हम लोग जैसा कि इकोनॉमी की सीरीज़ में मनी एंड बैंकिंग पार्ट देख रहे थे और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही अभी करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स को ज्वाइन की है, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को देखेंगे और साथ में फाइनेंशियल मार्केट को देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, मनी सप्लाई देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, मनी क्रिएशन देखेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आरबीआई के कुछ फंक्शंस को भी हम लोग देखें। तो चलो फटाफट देखते हैं। देखो, इसमें कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसमें यही बोला जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, सिक्योरिटीज जो है ना, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स होता क्या है पहले देखो। जैसे तुमने सुना होगा कि एक भारत ईटीएफ आया था। तो भारत ईटीएफ में बहुत सारी कंपनी को लेके, जैसे कि 100 या मोर देन 100 कंपनी को लेके एक बॉन्ड इंडेक्स बनाया गया था, जैसे कि इंडियन कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी को लेके। ओके, तो उसी तरह से एक भारत बॉन्ड के ही तरह एक ग्लोबल बॉन्ड बनाया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज़ होगी और डिफरेंट एंटिटीज़ और कॉरपोरेशन की भी जो है उसमें शेयर होगा बॉन्ड इंडेक्स में। देखो, इससे क्या होगा ना कि पहले जो इन्वेस्टर्स थे वो, उनको जो है ना, इन्वेस्टर्स को सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ता है कोई भी एफपीआई लाने के लिए। ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। लेकिन जब बॉन्ड इंडेक्स आ जाएगा तो ये जो जेपी मॉर्गन जैसे जो बड़ी बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, वो क्या करेगी, वो एक बॉन्ड इंडेक्स लाएगी और उसके थ्रू जो है, उसके थ्रू क्या क्या होगा, उसके थ्रू खरीद सकते हैं जो पर्सनल इन्वेस्टर्स हैं और जो वहाँ के एंटिटीज़ हैं वो। और क्या होगा इससे, तो इससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बताया गया है। ठीक है, कि ग्लोबल जेपी मॉर्गन हैज़ इंक्लूडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड सिक्योरिटीज़ इन देयर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। ये गवर्नमेंट को इनेबल करेगी क्या करने के लिए, फॉरेन डेब्ट कैपिटल जो कैपिटल है उसको ईजिली अवेलेबल करने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बोला जा रहा, बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूड डिफरेंट, यही चीज़ बताया गया हो तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ये वेट ऑफ द डिफरेंट बॉन्ड्स, इसके थ्रू बॉन्ड इंडेक्स बनाया गया, प्रोपोर्शनलिटी में बनाया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, कंपनी एंड गवर्नमेंट का। ओके, और क्या, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर जब करना, अभी ये चीज़ तो मैंने बताया कि जब करना चाहते हैं तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है सेबी के पास। लेकिन अब क्या होगा कि उन लोग को नहीं करना होगा, डज नॉट रिक्वायर सेबी अप्रूवल रेदर देन ओनली जेपी मॉर्गन, और ये उनको चाहिए होगा जो भी होगा। ब्लूमबर्ग देखा जैसे कि हमने, ये क्या करेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ इन्वेस्टर आराम से आ जाएगा इंडिया में, और गवर्नमेंट का जो डेप्ट का जो स्ट्रेस है वो कम जाएगा। इससे क्या होगा कि जब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आ जाएंगे तो गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ बोरोविंग घट जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, डोमेस्टिक फाइनेंसर जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स में अपना फाइनेंस को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, बट इट कुड आल्सो एक्सपोज द कंट्री टू ए ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना, बीपीएससी का पीवाईज कर रहे थे, पीवाई क्यूज कर रहे थे, तो प्रीवियस क्वेश्चन में कि एफपीआई जैसे कि इन्वेस्टमेंट आ रहा था तो लिक्विडिटी बढ़ रहा था, लेकिन एफपीआई तो सिर्फ फ़ायदे लेने वाले होते हैं, तो ये फ़ायदा लेके चले जाते हैं, तो वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बढ़ सकता है इसके कारण। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, और आरबीआई इसी को लेके कुछ इनिशिएटिव लाई और रिमूव कर रही थी कैप को, भाई जो कि नॉन रेसिडेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फुल्ली एक्सेसिबल क्या कर दी, फुल्ली एक्सेसिबल रूट के थ्रू। ठीक है, लिमिट जो है उसका वो उसको रिमूव कर दी। ओके, तो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट जो है आरबीआई का, दे देगा यहाँ पे कोई और डिपार्टमेंट का नाम और बोलेगा कि ये हैंडल करता है, सेबी हैंडल करता है लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ इन द ग्लोबल बॉन्ड मार्केट। नो, हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई विल हैंडल लिस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ इन द ग्लोबल बॉन्ड मार्केट on the international platform known as Euroclear. This can be also a statement कि Euroclear कौन सा प्लेटफॉर्म है, जैसे स्विफ्ट दे देगा या कुछ और दे देगा, तो दिमाग में एक बार होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट, अब नेक्स्ट टॉपिक इज कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। क्या है
कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया होने से इसमें यही बताया गया है कि क्या फ़ायदा होगा और क्या होगा, जो और किस तरह से मतलब जो भी फैक्टर्स हैं इसमें, जो स्लो ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया को बता रहा है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड लिक्विड कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट हैज़ कैपेबिलिटी टू मेक इंडिया लेस वल्नरेबल, राइट, ठीक, और स्पेशली टू वोलेटाइल कैपिटल फ्लोज, ओके। तो फॉर ए रीजनली वेल डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट विल सप्लीमेंट द बैंकिंग सिस्टम इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। सो सिंपल, कॉर्पोरेट बॉन्ड बताएं ही, बॉन्ड होगा तो क्या, बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड होता है एक तो उसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा, ओके, और एक सर्टेन टर्म के लिए होगा, जैसे कि 5 ईयर 10 ईयर्स, उसके पहले आप वहाँ से नहीं निकल सकते। जैसे शेयर मार्केट में देखते हैं ना कि तुरंत आप, जब आपका मन हुआ, जब शेयर मार्केट बूम हुआ तो ऑनर जो है उसको बेच के निकल जाता है, तेज वाला में भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है, व्हेन इक्विटी शेयर मार्केट इज volatile and resource requirement of the corporate entities as large, the development of corporate bond market has become the crucial, especially in the view of need for raising large amount of resources for infrastructure development in the country during the next couple of year। समझ में आ गया, ठीक है। क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, क्विक देखते हैं इसको। देखो देखो ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम था, ठीक है, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स का दिक्कत था, और इसमें ये क्या रिजल्ट हो गया, इसके इसके कारण क्या हो गया कि गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे कि जो पॉलिसी ऑफरिंग ऑफ जो बॉन्ड है, इसको मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, एक्सपेंसिव था, और कॉर्पोरेट क्या फाइंड कर रहे थे, ईजियर टू आइदर बोरो फ्रॉम द बैंक, उससे अच्छा वो आराम से बैंक से कर ले रहे थे, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करा ले रहे थे भाई, ठीक है, और सेलेक्ट इन्वेस्टर रहते थे, जनरल पब्लिक इन्वेस्टर, तो वही करेंगे ना। अब देखो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक करप्सी लाज था, लेकिन अभी तो आईबीसी आ गया है, तो इस चैलेंजेस को भी थोड़ा हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, ओके। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बिल्ड करना होता है ना, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वेल डेवलप बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट का जरूरत होता है, क्योंकि और इसमें क्या बोला जा रहा है, इज सब्जेक्टेड टू सिग्निफिकेंट टाइम एंड रिसोर्स कॉस्ट विच इंडिया हैज पुट टिल नाउ, ओके, राइट। एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय गवर्नमेंट, हाँ, टू क्रिएट वाइब्रेंट डायनामिक एंड डीप कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट इन द कंट्री, ओके। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं समझने वाला। गवर्नमेंट आरबीआई के कैंसुलेशन के साथ रेज्ड किया है एफपीआई सीलिंग लिमिट, ठीक है, प्रेजेंट 15%, रिमेंबर इट कैन बी डेटा फ्रॉम द प्रेजेंट 9% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड, 9% से 15% कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि वट एवर द वैल्यू ऑफ टोटल कॉर्पोरेट बॉन्ड आर आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटली उसे 50% कुड बी हेल्ड बाई एफपीआई, इक्विटी में नहीं, ओके। बताया जा रहा है गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग टू इंक्रीज चार्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फोकसेज टू डिमांस्ट्रेट मेकनिज्म, ठीक है, अच्छा चीज़ है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द बजट 2021 to backstop facility. A backstop is a financial agreement that creates secondary source of funds in case of primary source is not enough to meet the current needs, okay। बैकस्टॉप फैसिलिटी, ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस की थी 2021-22 में, ठीक है। ये क्या करता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करता है, किसके लिए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ फंड्स के लिए, ठीक है, अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनफ नहीं हो तो। अब बैकस्टॉप फैसिलिटी क्या करेगा, परचेज करेगा बॉन्ड डेब्ट पेपर को, ठीक है, which are of investment grade बोल तो investment grade security which has really better credit rating and less risky, okay। opposite of investment grade is junk grade, मतलब खराब वाला, ठीक है। both in stressed and nominal type which will help in development of the bond market, okay। और कुछ समझने लायक था नहीं यहाँ पे, तो क्योंकि हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का होता है, क्या क्या होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है, ठीक है। मनी मार्केट में एक प्राइमरी मार्केट होगा, एक सेकेंडरी मार्केट होगा। एक मनी मार्केट में देखो, हाँ, कैपिटल मार्केट में दो टाइप और इसमें भी दो टाइप, ओके। देखो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है ना, जब भी कोई भी कंपनी को तुम लिस्ट कराना चाहते हो, कोई भी एंटिटीज और कॉर्पोरेट बॉडी इफ वांट टू लिस्ट ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो भी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करना पड़ता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में मान लो कि हमने अपना कंपनी का 1 लाख शेयर इशू किया, ठीक है, और 1 लाख शेयर इशू किया, ठीक है, 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो वो जो है वो उस पर जो है ये सेबी का रेगुलेशन में होगा, ठीक है। और इसमें एंजल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, और एक प्रोमोटर भी होता है। आई एम फॉरगेटिंग द स्पेसिफिक नेम ऑफ
जो उसको फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उन्हीं को देख के ट्रस्ट करके जो है वो पब्लिक इन्वेस्ट करती है। मैं याद आ जाएगा अगर लेक्चर के बीच में तो बता दूंगा, नहीं तो अगले लेक्चर में बता दूंगा। ओके, चलो कैपिटल मार्केट को देखते हैं। और सेकेंडरी मार्केट वेयर यू ट्रेड द सिक्योरिटीज, जहाँ पे तुम खरीदते बेचते हो, सेल एंड बाई होता है ना, सेल एंड बाई होता है, ठीक है, वही होता है सेकेंडरी मार्केट। और कुछ समझने लायक है नहीं इसमें। चलो एक बार क्विक देख लेते हैं क्या दिया है इन्होंने। फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट दैट ब्रिंग्स बायर एंड सेलर टुगेदर, ये मैंने बता दिया। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और एसेट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड, डेरिवेटिव, करेंसी। फाइनेंशियल मार्केट ब्रॉडली टू टाइप। एक तो कैपिटल मार्केट देखा हमने, इसमें क्या हुआ कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या हो रहा था, डेब्ट एंड इक्विटी हो रहा है, ठीक है, ठीक। तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। प्राइमरी मार्केट हमने बताया, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम जब कंपनी, इट रेफर्स टू द कैपिटल मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर क्रिएटेड, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी क्रिएट होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टर, ठीक है, ये और कुछ नहीं था, मैंने बता दिया इसको, यही चीज़ बताया गया और कुछ नहीं। सेकेंडरी मार्केट में क्या करते हो तुम, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जब लिस्ट हो गया तो उसको तुम क्या करोगे, बाई करोगे। मार्केट इन विच द इन्वेस्टर स्टार्ट बाइंग और सेलिंग द बॉन्ड्स अमंग देमसेल्फ इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। इक्विटी हो या बॉन्ड हो, जो है जो भी हो, ओके। तो ये देख लिया। अब मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट वैसा सेगमेंट है, कैपिटल मार्केट को हम लोगों ने देख लिया जहाँ पे ये सब चल रहा है, ओके। ये क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का ऐसा सेगमेंट है जिसमें बहुत हाई लिक्विडिटी होता है और बहुत कम शॉर्ट मैच्योरिटी हो। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, लॉन्ग मैच्योरिटी था, ओके, बॉन्ड के सेंस में। और इक्विटीज़ में तो आप कभी भी कुछ, लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, किसमें, कैपिटल मार्केट में, ओके। तो मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बेसिकली डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कॉल नोटिस, रेपो पता है ना, रेपो रेट जिसपे क्या करती है आरबीआई, लेंड करती है ओवरनाइट बोरोइंग, आगे हम लोग देखेंगे। ट्रेजरी बिल हमने देखा, कैश मैनेजमेंट बिल देख लिया, कमर्शियल पेपर देखा ही था हम लोग, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, सीबीएलओ। द प्लेयर्स हु कैन ट्रेड इन द मनी मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक हो गए, हाईली रेटेड कॉर्पोरेट्स, ओके। ये मार्केट जो है लेस रिस्की होता है, ठीक है। मनी ट्रांजैक्शन कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज प्राइमरी और सेकेंडरी। कॉल नोटिस मनी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो है, जो फंड जो है, देखो, इन कॉल मनी फंड्स आर ट्रांजेक्टेड फॉर ओवरनाइट बेसिस, अंडर द नोटिस मनी फंड्स आर ट्रांजेक्टेड फॉर पीरियड बिटवीन 2 to 40 डेज के लिए, ठीक है। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, पार्टिसिपेंट बैंक, कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स प्राइमरी डीलर्स होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी एंड सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, एक निगोशिएबल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ओके। इसमें अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, इशू मोस्टली बाई शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर अगेंस्ट द फंड डिपॉजिटेड एट बैंक। कमर्शियल पेपर क्या है, ये भी अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, क्या, प्रोमिसरी नोट कि फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है, इसको ऐसा टाइप का है कमर्शियल पेपर जो है। द मेच्योरिटी ऑफ द सीपी शैल बी बिटवीन 7 days to 1 year, इसके बीच में होगा। एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है, ओके। लाइक नाबार्ड, सिडबी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज, अदर कंपनी कैन इशू सीपी एंड रेज मनी इन द मार्केट। ये सब इसके थ्रू, कमर्शियल पेपर के थ्रू मार्केट में मनी रेज कर सकते हो, ओके। कोई बात नहीं यार। अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ कंपनी। देखो कंपनी को ना बेसिकली 2 भाग बांटा जाता है, वन इज गवर्नमेंट कंपनी, वन इज नॉन गवर्नमेंट कंपनी। अब यहाँ पे तुम देख के कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दिया हुआ है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट कैसे हो गया, तो ये दिया हुआ है कि दैट इज प्राइवेटली हेल्ड बाई गवर्नमेंट, मतलब कि इसमें जो है हम तुमको नहीं देंगे शेयर, ठीक है। देखो गवर्नमेंट के पास पब्लिक कंपनी भी है ना, पीएसयूज है ना, कितनी महारत्न कंपनी है अभी, 13 और 14, यू विल से मी इन कमेंट, ओके। तो तभी आप लोग सीख पाओगे अच्छे से। अब इसमें भी ना पब्लिक कंपनी में भी लिस्टेड और अनलिस्टेड होती है, ठीक है। एक तो प्राइवेट देख लिया हमने, प्राइवेटली हेल्ड बाई गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट कंपनी वही, एक तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस, अनदर इज पब्लिक, जैसे आईटीसी हो गई, ये सब पब्लिक हो जाएगी, मतलब लिस्टेड में हो जाएगी, यहाँ पे आईटीसी हो जाएगी। अनलिस्टेड में तो बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। तो पहले चलो एक बार फिर देखते हैं हम लोग। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर जो है, ये याद करने वाली बात क्या है, नॉट लेस देन 51% शेयर आर हेल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई एनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट
पार्टली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली वन मोर स्टेट्स। ठीक है, यही देखना था इसमें। नॉन गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? तो इसमें जो भी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है उसमें ऑनरशिप गवर्नमेंट का जो है 49%। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट सुने होंगे ना, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है दीपम के थ्रू, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसमें जो है गवर्नमेंट जो अगर अपना ऑनरशिप 49% से 50% से लेस कर लेती है, लेस देन 49% कर देती है, तो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। मतलब कि वहाँ पे गवर्नमेंट का ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल को पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ ऑनरशिप लाइज विद इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है? एक तरह का क्लोज कॉरपोरेशन इज ए कंपनी। प्राइवेट कंपनी और क्लोज कॉरपोरेशन एक तरह का कंपनी है। इसमें मेंबर जो है लिमिटेड होते हैं। कहाँ तक है ये इंपॉर्टेंट है, 200, एंड देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द शेयर आर नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। तुमको जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा? ऑनर के पास जाना पड़ेगा कि हाँ हमको शेयर चाहिए, अगर देना चाहेगा तो देगा। ठीक है, तो यही बोला गया है। द प्राइवेट वेयर डज नॉट प्रेफर प्राइवेट ओनरशिप rather than tells about whether the share of the company can be bought or sold publicly or not। ठीक, ये देख लिया। पब्लिक कंपनी वैसा कंपनी है जो कि प्राइवेट नहीं है। कितना अच्छा बात। अनलिस्टेड कंपनी कौन सा है? जो कि सिक्योरिटीज नॉट ट्रेडेड ऑन द एनी स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनी जिसका सिक्योरिटी तुम बेचो खरीदो, जो करना करते रहो। ठीक है, प्राइवेट कंपनी माइट बिकम ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी बाई कंडक्टिंग IPO, भी देखा था ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, अंडर विच कंपनी ऑफर्स अ शेयर ऑफ फर्स्ट टाइम जनरल पब्लिक थ्रू ए स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग पर्पस। ओके, अब हम लोग अकाउंट्स एंड डिपॉजिट के बारे में देखेंगे। अगर तुम्हारे पास, सोचो कि तुम्हारे पास पैसा है। ठीक है, तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम उसको दो चीज़ में, दो टाइप में रख सकते हो। ठीक है, या तो डिमांड के रूप में, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट के रूप में, या तो क्या चीज़ में रखोगे, या तो क्या चीज़ में रखोगे, टाइम डिपॉजिट के रूप में। ठीक है, टाइम डिपॉजिट के रूप में, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ओके, तो टाइम डिपॉजिट जो होता है ना उसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है, यही बोला जा रहा है। इन केस समवन वांट्स टू डिपॉजिट मनी इन डिमांड फॉर्म, टू काइंड्स ऑफ अकाउंट कैन बी ओपनड। अगर डिमांड के फॉर्म में तुमको रखना है तो दो टाइप का अकाउंट खुला हुआ है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट पे ना कोई लिमिट नहीं है ट्रांजैक्शन का कि तुम दिन भर में 5 करोड़ करोगे कि 4 करोड़ करोगे। इस पर बैंक ना कुछ चार्जेस लेती है। ठीक है, तो वो चार्जेस सर्टेन चार्जेस पे और तुम जितना भी ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में ना और जो ना करंट अकाउंट में ना, करंट अकाउंट में गवर्नमेंट जो है, सॉरी बैंक जो है वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देगी, नो इंटरेस्ट। ओके, तो इसमें नो इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सेविंग अकाउंट में हम लोगों ने देखा। ठीक है, एंड इन केस ऑफ समवन वांट्स डिपॉजिट मनी इन टाइम फ्रॉम अगेन टू टाइप ऑफ अकाउंट। अगर देखो टाइम में तुमको करना है तो फिर दो टाइम में, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बना लो और या तो रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, उसके बाद फिर से वो या रिकर करेगा, या फिर थोड़ा थोड़ा अमाउंट सम इंस्टॉलमेंट में तुम अमाउंट पे कर रहे हो। तो उस पर तो यही बताया गया है, इसमें और कुछ नहीं है। डिमांड डिपॉजिट का 2 टाइप, डिमांड डिपॉजिट का कितना टाइप, एक करंट एक सेविंग। मतलब डिमांड, जब तुम डिमांड करोगे उसको देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, इसमें भी देगा लेकिन तुमको सम पेनल्टी, इसमें पेनल्टी लेगा तुमसे। ठीक है, सब पेनल्टी लेगा बैंक, लेकिन अगर तुम प्री मेच्योर पीरियड में निकाल लिए उसको तो डिमांड डिपॉजिट क्या बोला जा रहा है, इसको डिफाइन किया गया, हेल्ड बाई डिमांड डिपॉजिट कैन विड्रॉ एनी टाइम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। ठीक है, और डिमांड विदाउट कोई भी एडवांस नोटिस नहीं देना पड़ेगा तुमको। ठीक है, कोई भी अकाउंट होल्डर जो है वो डिमांड कर सकता है एनी टाइम, वेयर नो फिक्स टर्म ऑफ मैच्योरिटी और डिमांड डिपॉजिट बता ही दिया हमने। बैंक चेक इशू होगा इसमें। ठीक है, और ऑन दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट चेक्स कैन बी ड्रॉन ऑन दिस डिपॉजिट्स। ओके, हेंस डिमांड डिपॉजिट कॉल्ड चेकेबल डिपॉजिट्स। यही देखने वाला बात है। डिमांड डिपॉजिट को क्या बोलेंगे, चेकेबल डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट किसको बोलते हैं, जिसमें टाइम जो कि फंड जो है, fund held in time deposit can be withdraw only by giving advance notice. This is the important part you have to remember. Okay, so डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, जिस बैंक में रखे हो, जहाँ भी रखे हो, पोस्ट ऑफिस में रखे हो, तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, द डिपॉजिट्स आर हेल्ड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड और मैच्योरिटी। बैंक डू नॉट इशू चेक, इसमें कोई चेक नहीं इशू करेगा। ओके, इसमें टाइम डिपॉजिट में कोई चेक नहीं, तो इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए बैंक कोई चेक नहीं इशू करेगा, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन चेकेबल डिपॉजिट। ओके, चलो अब हम लोग टाइप ऑफ अकाउंट की तरफ। अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हमने देखा डिपॉजिट्स का टाइप। ठीक है, एक तो टाइम डिपॉजिट और एक दूसरा वाज, फर्स्ट वाज डिमांड डिपॉजिट
और सेकंड वाज द टाइम डिपॉजिट। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, अकाउंट देखते हैं, अकाउंट, करंट अकाउंट बताएं ही, इज ऑलवेज डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट कभी टाइम डिपॉजिट नहीं होगा, दिमाग में रखना, करंट अकाउंट टाइम डिपॉजिट नो टाइम डिपॉजिट, क्योंकि करंट ही है ना, तो उसमें क्या टाइम टूम कुछ नहीं है, कोई बात, ठीक है। तो बैंक इज ऑब्लाइज टू पे द मनी ऑन डिमांड, देयर इज नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जितना ट्रांजैक्शन करना है करो, और इसमें बिजनेस पर्पस और कंपनी के लिए जो होता है, ठीक है। और हाँ, और ये नेवर, द कंपनीज एंड नेवर इज सेविंग पर्पस के लिए कभी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, क्या करोगे तुम रख के, नो इंटरेस्ट इज पेड, ठीक है, और कुछ नहीं था। ये प्रोवाइड करता है कन्वीनियंट ऑपरेशनल फैसिलिटीज ऑन दिस अकाउंट एंड इशू कर देता है चेकबुक, ठीक है। तो इसमें चेकबुक इशू होगा, ठीक है। सेविंग अकाउंट, दिस अकाउंट इज मेनली फॉर इंडिविजुअल, हाँ हम लोग सेविंग अकाउंट पर्सनल खोले होंगे ना। दिस इज ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट बट देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, हाँ कि वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन ये स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, इतना से ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तुम बैंक में जाओगे और बोलोगे कि एक दिन में 5 करोड़ रुपया दे दो, तुम्हारे अगर सेविंग अकाउंट में है तो वो 5 करोड़ रुपया बैंक देने से मना कर देगी, क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट है, यही करंट अकाउंट है, तो यू कैन विड्रॉ। तो बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक generally prescribe minimum balance in the account in order to offset the cost of maintaining and servicing such deposits, and the deposits in this account can earn interest, okay। अब देखो क्यों नहीं देगी तुमको बैंक पैसा, क्योंकि उसने अभी हम लोगों ने देखा था ना कि तुम जो सम इसके पीछे वाले लेक्चर में तुम सम पैसा जो बैंक में जमा कर रहे हो ना, वो बैंक जो है वो तुमको, बैंक जो है उसको देखो, उसको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग बोलते हैं, आगे का लेक्चर में हम लोग शायद देखेंगे उसको, ठीक है। तो या इसी लेक्चर में शायद देख सकते हैं, ओके। तो एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि ये टर्म डिपॉजिट है, टर्म मतलब वही टाइम वाला डिपॉजिट, ठीक है, विच इज सुटेबल फॉर द पीपल हु डू नॉट लम सम अमाउंट ऑफ सेविंग बट आर रेडी टू सेव स्मॉल अमाउंट एवरी और क्वार्टरली और हाफ ईयरली, जैसे भी करना है कर लो। और ये क्या है, बेस्ट सूटेड होगा चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज पर्पस, मेच्योरिटी इज जनरली लेस देन 6 मंथ और 10 ईयर्स। तुम बताओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेटेस्ट स्कीम जो, क्या नाम है उसका, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, कमेंट में बताओगे कि क्या नाम है जिसमें जो है गर्ल चाइल्ड के लिए, और या फिर जो क्या बोलते हैं, जो हाँ एल्डर फादर हैं उनके लिए जो स्कीम लाया गया कि हर मंथ जमा करना है, वो कौन सा स्कीम है, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर उसको लॉन्च की थी, कौन सा स्कीम है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, इधर यार टर्म डिपॉजिट, वैसे वही टेन्योर होता है इसमें 7 डेज टू 10 ईयर, ठीक है, इसमें के लिए फिक्स कर दो, ठीक है। दिस डिपॉजिट फिक्स टर्म बट कैन नॉट विड्रॉन प्री मेच्योरली, ठीक है, इसको प्री मेच्योरली विड्रॉन नहीं किया जा सकता है, बट क्या है, विड्रॉ सॉरी मतलब प्री मेच्योरली विड्रॉन किया जाता है, लेकिन एडवांस नोटिस जो है बैंक को देना पड़ेगा, सम पेनल्टी अभी हमने बताया ही। देखो और डिफरेंट टाइप का अकाउंट है, जो एनआरआई और पीओआई पर्सन इन ऑरिजिन, जो इंडिया रेसिडेंट ऑफ, एनआरआई किसको बोलते हैं, जो पर्सन पिछला सॉरी 180 डेज और 360 डेज, कितना दिन के लिए इंडिया से बाहर रहा है, वो एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाता है। हालांकि दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, लेकिन नॉन रेसिडेंट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। वो इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, तो उसके लिए अकाउंट है, तो इसको क्या बोलते हैं कि देखते हैं इसको, फॉरेन करेंसी नेशनल रेसिडेंट अकाउंट। ये फ्रीली कन्वर्टेबल है फॉरेन करेंसी को लेके, ठीक है, अगर वो चाहे तो उसको निकाल के फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन टर्म डिपॉजिट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, ऐसा नहीं कि डिपॉजिट कर दो इंडिया में और जब मन हुआ निकाल के ले जाओ, फिर तो वही वाला बात हो जाएगा ना, कैपिटल आउटफ्लो, और उसके चलते फिर एक्सचेंज रेट जो हम लोग का है वो डिटोरिएट कर जाएगा, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगा। देखो नेशनल रेसिडेंट एक्सटर्नल एनआरई अकाउंट, इसमें क्या है ना, हाँ एक चीज़ और देखना था इसमें, ये इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर नॉन टैक्सेबल एंड फ्री रिपेटिएबल, मतलब फ्रीली रिपेटिएबल मतलब एक्सचेंज करके उसको ले जा सकते हैं, ठीक है, डिम करवा सकते हैं फॉरेन करेंसी में। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इसमें क्या बोला जा रहा है, दिस अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड इन द रूपी फॉर्म में, वो किसके फॉर्म में हो रहा था, देखो फॉरेन करेंसी नेशनल रेसिडेंट अकाउंट FCNR, वो डॉलर में, सॉरी डॉलर या जो भी करेंसी फॉरेन करेंसी है
उसमें हो रहा था, ये जो है रुपी में हो रहा है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, याद रखोगे कि इन द फॉर्म ऑफ करंट, सेविंग, रिकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट में भी हो सकता है, अब रुपीज़ में है तो वही ले जाओ, है ना, क्या ही है। द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल आर नॉन टैक्सेबल एंड फ्री रिपेटिएबल, कोई दिक्कत नहीं। एक नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है, इसमें देखो क्या है, इसमें भी नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। इसमें क्या है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में क्या है, दिस अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड इन रुपी इन द फॉर्म ऑफ करंट, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल है, इसमें यही देखना, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में रुपये में मेंटेन होगा, करंट, सेविंग, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट आर टैक्सेबल है, और रिस्ट्रिक्टेड टू रिपेटेबिलिटी, जब मन चाहे तुम उसको मतलब ये करके नहीं, रिडीम चेंज करके नहीं लेके चल जाओगे, ठीक है। इनकम अर्न फ्रॉम इंडियन सोर्सेज लाइक रेंट, डिविडेंड, पेंशन कैन बी डिपॉजिटेड इन दिस। मान लो कि कोई फॉरेन में रह रहा है, एनआरआई है, और उसका यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कुछ और बहुत सारा बिजनेस है, मान लो कि लॉज, हॉस्टल्स कुछ भी खोल के रखे हैं, बिल्डिंग को किराए पर दे के रखे हैं, तो रेंट जो है ये सब उसको जमा करने के लिए ये अकाउंट बनाया गया, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ओके, अब मनी सप्लाई का कुछ पार्ट को देख लेते हैं हम लोग। ओके ओके, चलो देखते हैं। देखो इकोनॉमी में ना मेनली जो भी मनी सप्लाई में क्या क्या होता है, मनी सप्लाई में करेंसी, करेंसी नोट जो भी होता है, क्वाइंस, डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक इन द बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मैं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ दिया जाएगा, तो करेंसी नोट्स, क्वाइंस, डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक इन द बैंक, यही होता है क्या, मनी कंसिस्ट ऑफ मेनली, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मनी सप्लाई किसको बोलते हैं। इन इंडिया क्वाइंस एंड करेंसी नोट्स आर इशूड फॉर द सर्कुलेशन बाय द, कौन इसको करता है इशू, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज मॉनेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल बैंक इन इंडिया, ठीक है। इसको लाइन बाई लाइन पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा। ओके, और देखो ₹1 का नोट है ना, और ₹1 नोट जो होता है, ₹1 का नोट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इशू करती है, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी, उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होता है, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है, ठीक है। और जो भी क्वाइंस है, जो भी क्वाइंस है वो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक, मतलब गवर्नमेंट इसको मिंट करती है, गवर्नमेंट मिंट करती है, लेकिन सर्कुलेशन कौन करता है, सर्कुलेशन करता है आरबीआई, ठीक है। क्वाइंस एंड ₹1 नोट। ओके, देखो ₹1 नोट यही चीज़ लिखा हुआ है, ₹1 नोट और ऑल सब्सिडी काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल आर मिंटेड प्रिंटेड बाय जीओआई, ठीक है। ऑल द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर पुट इनटू सर्कुलेशन ओनली थ्रू आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आरबीआई के अलावा और कोई नहीं कर सकता है इसका सर्कुलेशन, विच इज़ द सोल अथॉरिटी ऑफ द इशू ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स इन इंडिया, ठीक है, वही है। और देखो और क्या होता है, कुछ एक्ट देखते हैं। ₹1 नोट इज साइन, वही बता दिया मैंने। कॉइन्स एंड रुपी जो है ₹1 नोट आर मिंटेड एंड प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैंस कॉन्स्टिट्यूट द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर बोलेगा, दे देगा कि ₹1 जो नोट है और जो कॉइन्स है वो लायबिलिटी ऑफ आरबीआई है, तो नहीं, लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई सर्कुलेट करती है, कोई बात नहीं, आरबीआई खरीद लेती है उसको, ₹1 नोट एंड मिंटेड कॉइन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेंस कॉइन्स एंड ₹1 नोट आर कम्स सीट अंडर द एसेट सेक्शन ऑफ द आरबीआई बैलेंस शीट, ठीक है। देखो अब जब जिसके बैलेंस शीट में आ गया आरबीआई में, तो फिर इसका एसेट सेक्शन हो जाएगा, तो जितना का एसेट मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, लायबिलिटी भी उसी का। ऑल बैंक नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट इशूड बाय आरबीआई बैक्ड बाय एसेट सच एज गोल्ड, ठीक है। आरबीआई का एसेट सेक्शन ऑफ द, ठीक है, आ जाएगा, लेकिन उसके लिए बैक नहीं होगा गोल्ड से, गवर्नमेंट, देखो, हाँ देखो, ऑल बैंक नोट्स एक्सेप्ट ₹1 इशूड बाय आरबीआई बैक्ड बाय एसेट सच एज गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी, हमने देखा भी था पहले भी, एज डिफाइंड सेक्शन 33 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कर सकते हो तो कर लेना। देखो आरबीआई के नोट पे ना एक चीज़ लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है, यही चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बता रहा था कि कुछ बियरर करके कुछ बोला था। ओके, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज़, ओके, ये क्या बताता है, ये बताता है कि तुम अगर आरबीआई के पास अगर मान लो ₹100 का नोट है, तो अगर तुम लेके जाओगे तो वो तुमको ₹100 का समथिंग कुछ देगा, ठीक है, मतलब गोल्ड दे, फॉरेन करेंसी, मतलब कुछ भी दे, वैसा चीज़, मतलब ₹100 का कुछ वो तुमको देगा। ओके, तो यही बोलता है कि ये ऑब्लिगेशन होगा आरबीआई का, वन पार्ट ऑफ द आरबीआई। ओके ओके, हाँ, तो वही होगा, आरबीआई टुवर्ड्स द होल्डर ऑफ बैंक नोट, द आरबीआई इज लायबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट, दिस लायबिलिटी ऑफ द आरबीआई इज फर्दर गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एज पर सेक्शन 26 ऑफ द RBI एक्ट 1934। ओके, RBI 1930 एक्ट का जो 1934 का एक्ट है उसका सेक्शन 26 जो बोलता है ये RBI की लायबिलिटी होगा कि जो RBI है वो लायबल टू पे है। ओके, लायबिलिटी है उसका। ओके, वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स कॉइन्स आर डिराइव्ड फॉर द गारंटी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिस आइटम्स। एवरी करेंसी नोट्स बियर on its face promise from the RBI that it some produce that notes of any commercial bank, RBI will responsible to give the person purchasing power equal value to value printed on the note। ओके, अब देखो जो फेस वैल्यू होता है ना करेंसी का वो उसके इक्वल नहीं होता है। जैसे कि 100 रुपीज़ का नोट है ना, तो वो 100 रुपीज़ का उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सोना चांदी लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो फेस वैल्यू के सेम में नहीं हो या फिर कॉइन्स के सेंस में ही है। तो देखो यही चीज़ लिखा हुआ है कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, दिस इज पेस ऑफ पेपर। इन द केस ऑफ रुपी नोट द आयरन, इन केस ऑफ कॉइन डज नॉट हैव द, यही चीज़ लिखा हुआ है। देखो इसी को करेंसी नोट्स और कॉइन्स आर देयरफॉर कॉल्ड फिएट मनी बोलते हैं इसको, और इसको लीगल टेंडर ही बोलते हैं। मतलब कि लीगल टेंडर का मतलब क्या, कि मतलब कोई इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब हाँ, लेकिन कब, जब तुम डिस्चार्ज कर रहे हो, डिस्चार्ज, ध्यान से सुनना, डिस्चार्ज कर रहे हो क्या, डिस्चार्ज कर रहे हो डेब्ट को, ठीक है। वही एग्जांपल देके इन्होंने समझाया है कि मान लो कि तुम कोई ऑटो में चढ़ गए, तो पहले ऑटो वाला चढ़ने से पहले मना कर सकता है, ठीक है, पहले चढ़ने के पहले मना कर सकता है। लेकिन तुम राइड कंप्लीट कर लिए हो ना, और तुम अगर रुपीज़ में दे रहे हो करेंसी में, तो उसको जो है वो मना नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लीगल टेंडर है। उसको तुम अगर चेक दोगे तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसे वो रुपीज़ को नहीं कर सकते। हाँ, पहले मना कर सकता है कि हम नहीं लेंगे 100 रुपये का नोट या 1500 का, 500 का नोट, ठीक है, चेंज नहीं है मेरे पास या कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में उसको जो है वो लायबल टू पे है, ठीक है। या बोल सकता है कि हम पैसा लेके नहीं बैठाएंगे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन जब तुम डेब्ट इनकर कर लिए हो ना, जब तुम डेब्ट इनकर कर लिए हो ना, तो फिर ये इसी को बोलते हैं कि तुम डिस्चार्ज कर सकते हो डेब्ट को, इसीलिए इसको लीगल टेंडर बोला जा सकता है। या कोई मान लो कि तुम 1000 तक के कॉइन कहीं पे लेके गए, तो कोई दुकानदार ऐसा नहीं होगा कि बोल देगा, मतलब 1000 नहीं, 100-150 तक के भी, 1000 तक के कॉइन का कोई ऐसे मना नहीं कर सकता है जब तुम डेब्ट इनकर कर लिए हो कि हाँ हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। ओके, तो देखो अब क्या होता है, करेंसी इज इक्वल टू नोट प्लस कॉइन्स, यही चीज़ दिया गया है। करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद बैंक। करेंसी इन सर्कुलेशन क्या है, करेंसी विद पब्लिक एंड करेंसी विद बैंक। द टोटल, जो देखो द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पार्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। जो सर्कुलेशन में है, मनी सप्लाई इज द मनी ऑन द पब्लिक आइदर इन कैश फॉर्म और इन द डिपॉजिट फॉर्म। यही रिमेंबर करने वाला बात है, या तो कैश के फॉर्म में या तो डिपॉजिट फॉर्म में। RBI पब्लिश करती है देखो फिगर्स ऑफ 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई, दे आर फॉलोज। देखो एक M1 होता है, देखो इसको अच्छे से समझेंगे। M1 को करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद बैंक, अभी हमने समझा, ठीक है। इसी को और अदर डिपॉजिट विथ RBI, अदर डिपॉजिट विथ RBI में आ जाएगा, जैसे कि फॉरेन सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, जैसे मीगा हो गया, ठीक है, या फिर ADB हो गया, कुछ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, प्रैक्टिकल पर्पस दिस कैन बी इग्नोर्ड। ओके, इग्नोर ही करते हैं। और M2 क्या होता है, तो M1 ये हो गया, तो M2 को हो गया M1 ये है। तो ये M1 क्या हो गया, करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक। उसके बाद उस जो सेविंग होगा, डिपॉजिट ऑफ विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, सेविंग डिपॉजिट, ये ध्यान में रखना, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, यही चीज़ बोला जा रहा है। ओके, और M3 क्या हो जाएगा, M3 इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक। यहाँ पे ये मत कर देना कि मतलब टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस कर देना, अल्टरनेट करके चलना। एक में पोस्ट ऑफिस होगा, ऐसे देखो, एक में करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट हो गया, दूसरा में सेविंग डिपॉजिट बोल लो या डिमांड डिपॉजिट बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस हो गया, सेविंग डिपॉजिट बोलेंगे उसको, ठीक है। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, देखो एक में पोस्ट ऑफिस अल्टरनेट कर लेना, फिर टाइम डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद बैंक M1 प्लस, नॉट M2 प्लस, ओके। और M4 इज इक्वल टू M3, मतलब M3 क्या हो गया, M1 मतलब करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, M1 हुआ ना यहाँ पे, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद बैंक, ठीक है।
प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द बैंक, देखा था ना हमने टाइम डिपॉजिट अभी, ठीक है। उसके बाद M4 इज इक्वल टू M3 हो गया करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद बैंक, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद टाइम डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग में, ठीक है। टोटल डिपॉजिट इतना पोस्ट ऑफिस का, वही M4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखो जितना का एसेट होगा ना उतना का लायबिलिटी होगा, मैंने देखा था यहाँ पे, हम लोगों ने देखा था गोल्ड इतना का RBI का एसेट है और करेंसी हेल्ड बाई पब्लिक कितना है 500। चलो ये तो आगे का पार्ट है, पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओनली डिपॉजिट ऑफ बैंक, ओनली डिपॉजिट देखो, ओनली डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इंक्लूडिंग बिजनेस हेल्ड बाई बैंक आर द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड द इंटर बैंक डिपॉजिट्स। मैंने मान लो कि ICICI बैंक का SBI के पास कुछ डिपॉजिट है तो उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे, ध्यान में रखना इस चीज़ को, रिमेंबर इट, ओके, ठीक है। चलो तो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन को, इंटरबैंक जो डिपॉजिट है उसको नहीं रखेंगे। कैश रिजर्व्स जो है कॉमर्शियल बैंक का आर नॉट ट्रीटेड एज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब देखो कैश रिजर्व रेशियो हम लोग पढ़ते हैं ना, SLR और CRR, देखो SLR और CRR कितना होता है, CRR इज अप्रॉक्स 4%, SLR इज 16 और 18, 16 जो भी है, ठीक है। देखो CRR गवर्न होता है ना, CRR जो है वो गवर्न होता है RBI एक्ट, मैं आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, RBI एक्ट 1934 से। SLR जो गवर्न होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से होता है, आगे हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो इंटरबैंक डिपॉजिट जो है वो एक्सक्लूडेड होगा। कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक आर नॉट ट्रीटेड एज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई बिकॉज कैश हेल्ड बाय क्रिएटर सप्लाई ऑफ मनी RBI गवर्नमेंट एंड बैंक इज नेवर ट्रीटेड एज कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। यही देखा हमने, ठीक। M1 देख लिया कि मोस्ट लिक्विड है, M1 जो करेंसी हेल्ड विद पब्लिक एंड करेंसी हेल्ड विद जो करेंसी डिपॉजिटेड इन बैंक है, सेविंग डिपॉजिट में, डिमांड डिपॉजिट में, ठीक है, वो मोस्ट लिक्विड हो जाएगा। M4 जो होगा लिस्ट लिक्विड होगा। M1 एंड M2 को नैरो मनी, याद रखो M1 एंड दिस कैन बी स्टेटमेंट इन अपकमिंग एग्जामिनेशन, M1 एंड M2 को नैरो मनी बोला जाता है, M3 एंड M4 को ब्रॉड मनी बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो है इसको यूज़ करने के लिए, देखो M3 जो है ना, हाँ देखो क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है, M3 जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई में, और इसको बोलते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। द नंबरिंग फ्रॉम 1 to 4 इज डिक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मतलब एक ज़्यादा लिक्विड होगा, दूसरा कम लिक्विड होगा, तीसरा और कम लिक्विड होगा, चौथा और कम लिक्विड होगा, ठीक है। तो मोस्टली जो है M1 एंड M3 टर्म्स आर यूज्ड बाय RBI, ओके। अब हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे मनी सर्कुलेशन कैसे हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, RBI पढ़ेंगे हम लोग कल, कैसे रिजर्व फ्रैक्शनल बैंकिंग हो रहा है, ठीक है, कैसे जो है डिपॉजिट किया जाता है पैसा और उसका कितना पार्ट रखती है बैंक, और कैसे जो है वो मॉनेटरी बेस बढ़ेगा, M1 M2 M3 कैसे बढ़ेगा, कैसे बैंक लेंड कर रही है, कितना रख रही है, ये हम लोग देखेंगे। डीमोनेटाइजेशन देखेंगे, यही चीज़ देखेंगे। CDR रेशियो देखेंगे, ठीक है, और क्या देखेंगे, और यही चीज़ देखेंगे कैसे वॉल्ट कैश में रखती है बैंक। तुमको कल पूरा बैंकिंग सिस्टम समझ में आएगा अच्छे से, बेसिक हम लोगों ने देख लिया। तो चलो आज को लेक्चर को हम लोग यहीं तक के ख़त्म कर, देखो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI देखेंगे, बहुत मज़ेदार होगा, मतलब कोई चीज़ छूटेगा नहीं, इन्फ्लेशन टारगेट सब कुछ देखेंगे हम लोग, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, और भी MSF देखेंगे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी देखेंगे, और क्या देखेंगे, और ओके, तो और हम लोग यही सब चीज़ देखेंगे। चलो तो हम लोग इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ओके, थैंक यू। कल का इम्पोर्टेंट, बहुत लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर पे, यू विल नॉट मिस, क्योंकि उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।